हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल केएल स्टडी पर। तो दोस्तों यहाँ पर आज से हम शुरू करेंगे सीटेट, जो कि आपका जुलाई 2024 में होने वाला है। उसके लिए साइंस की क्लासेस पेपर सेकंड के लिए, अर्थात पेपर 2 के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले साइंस की क्लासेस यहाँ पर हम शुरू करें। एक बार साइंस का पूरा सिलेबस देख लेते हैं कि कौन कौन से यहाँ पर टॉपिक दिए गए हैं और किस तरीके से हमें इन टॉपिक्स को कवर करना है और किस टॉपिक से कितने नंबर के क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो सिलेबस है आपका, उसमें सबसे पहले आपका जो टॉपिक है वो है भोजन। भोजन अर्थात फूड, और इससे लगभग 2 से 3 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जो भोजन होता है, इसमें आपको जैसे भोजन के घटक क्या क्या हैं, भोजन के स्रोत क्या है, मतलब कहाँ कहाँ से जो सोर्सेस होते हैं, भोजन कहाँ कहाँ से हम प्राप्त कर सकते हैं, और जो भोजन होता है उसको अधिक समय तक हम कैसे संरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको भोजन अर्थात जो पोषण होता है वो आपको पढ़ना है। अब जो भोजन है, चाहे आपके पेड़ पौधे हों या आपका जंतु जगत हो, दोनों में आपको ये पढ़ना होता है। ठीक है, तो यहाँ से लगभग 2 से 3 अंक के क्वेश्चन बन जाते हैं। फिर आपका सामग्री यानी मटेरियल्स दिया गया है, इससे आपके 2 से 3 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर सजीवों की दुनिया जो होती है, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग, यहाँ से लगभग 3 अंक के क्वेश्चन बनते हैं। फिर चलती चीज़ें, लोग और विचार, अर्थात जो मूविंग थिंग्स, पीपल एंड्स आपके आइडियाज़ होते हैं, यहाँ से 2 से 3 अंक के क्वेश्चन बनते हैं। फिर जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, नेचुरल फेनोमेना, इससे भी 3 अंक के क्वेश्चन। प्राकृतिक संसाधन अर्थात नेचुरल जो रिसोर्सेज होते हैं, उससे 2 से 3 अंक के क्वेश्चन बनते हैं। फिर चीज़ें कैसे काम करती हैं, यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन लगभग बनते हैं। फिर विद्युत प्रवाह और सर्किट वाला जो टॉपिक है, यहाँ से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैग्नेट अर्थात चुंबक वाले टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। और शैक्षणिक मुद्दे, तो आपको पता है आपका जो टोटल यहाँ पर है, यहाँ पर 15 अंक का पेडागॉजी हर सब्जेक्ट का आपका पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके जो साइंस सब्जेक्ट है उसका सिलेबस यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ से जो आपका फर्स्ट टॉपिक यहाँ दिया गया है भोजन, जो फूड है, इसको हम स्टार्ट करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सारी चीज़ें समझ आएँ, ऐसा हम प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखिए जो भोजन है इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। तो जैसे हम यहाँ टॉपिक वाइज आपको करवाएंगे, तो पहले जैसे आपका टॉपिक दिया है फूड यानी भोजन, तो इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले सोर्सेस ऑफ फूड अर्थात भोजन के स्रोत, कि भोजन हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। ठीक है, हम डायरेक्ट ये पढ़ लेते हैं कि जो पोषक तत्व होते हैं, मानव शरीर के लिए कितने पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ती है, और कभी कभी क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके भी बन जाता है। ठीक है, तो पहले यहाँ पर हमें क्या देखना है, भोजन में भोजन के स्रोत, फिर भोजन के घटक, किन किन घटकों से हम भोजन को प्राप्त करेंगे। फिर आपका भोजन संरक्षण है, मतलब लंबे समय तक हम भोजन को कैसे संरक्षित करके रख सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो भोजन का मतलब ही होता है पोषण। क्या, ऐसी चीज़ें जिसे हम ग्रहण करते हैं, जिसे हम खाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, पोषण। और जो हम पोषण करते हैं उससे वो हमें कई पोषक तत्वों से प्राप्त होता है। तो ये पोषक तत्व क्या होते हैं, ये हमें पढ़ना है। अब यहाँ जो पोषण है वो न्यूट्रिशन जिसे हम कहते हैं, तो यह आपको ना केवल मनुष्य में पढ़ना है, बल्कि जो सजीव जगत आपने सुना होगा, तो सजीव जगत में आपके पेड़ पौधे भी आते हैं और प्राणी आते हैं, तो आपको सबका पोषण पढ़ना है। ठीक है, पौधों में किस तरीके से पोषण होता है और आपके जंतु जगत में कैसे पोषण होता है, ये सारी चीज़ें। तो आइए एक एक करके यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले जो पोषण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। ये कहलाता क्या है, तो एक जो आप जीवित प्राणी देखते हैं वो जीवित क्यों है, तो इसका मुख्य कारण यही है कि वो पोषण प्राप्त करता है, मतलब भोजन करता है, और भोजन करता है तो उसे क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो यहाँ पर जीव की जो वृद्धि हो रही है, जीव का मतलब जितने भी संसार में सजीव हैं, ठीक है, जो चल फिर रहे हैं, ठीक है, तो जीव की वृद्धि, विकास और अनुरक्षण एवं सभी जैव प्रक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो आवश्यक सभी पोषक पदार्थ होते हैं, इनको अधिग्रहण जब हम करते हैं, वही आपका पोषण कहलाता है। सीधी सी बात है, आपको कोई परिभाषा तो लिखनी नहीं है एग्ज़ाम में, तो याद रखिए कि जो चीज़ें हम खाते हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है, वह सब का सब क्या है, हमें
जो एनर्जी दे रहा है वो पोषण है। ठीक है, अब जो पोषण है अब किन किन पदार्थों से हमें प्राप्त होता है ये यहाँ पर हम देखेंगे। तो वे पदार्थ जिसे हम न्यूट्रिएंट्स कहेंगे, तो वे पदार्थ जो जीवन में विभिन्न प्रकार के जैविक कार्यों के संचालन और संपादन के लिए आवश्यक होते हैं वो पोषक पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, कभी हम मार्केट में जाते हैं तो डायरेक्ट ये तो नहीं कहते कि हमें कार्बोहाइड्रेट दे दो इतना किलो या प्रोटीन दे दो, उसके कुछ स्रोत होते हैं। ठीक है, जिनको हम ग्रहण करते हैं और फिर हमें उनसे जो है ऊर्जा के तौर पर क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो जो पोषक तत्व होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो उनके हम टाइप्स भी पढ़ेंगे। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, हमारे शरीर की टूटी फूटी जो कोशिकाएं उनकी मरम्मत कौन करता है, वृद्धि कौन करता है, विटामिन्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, तो इतना आप समझ गए पोषण क्या है और पोषक पदार्थ क्या है। ठीक है, अब वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करता है। पोषण ये तो बस आपको एक डेफिनेशन के तौर पर बताने का यहाँ प्रयास किया गया है। अब देखिए पोषण के प्रकार कितने होते हैं, अर्थात टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। भोजन की प्रकृति और उसे उपयोग करने के तरीके के आधार पर जो जंतु होते हैं उनमें 3 प्रकार का पोषण पाया जाता है। ठीक है, तो आपको जंतुओं में भी पोषण पढ़ना है और पादपों में भी। तो जो प्रकृति होती है भोजन की तथा उसका उपयोग हम किस किस आधार पर कर सकते हैं, इस आधार पर जो पोषण है वो जंतुओं में 3 प्रकार का होगा। एक तो पूर्णभोजी पोषण जिसे हम होलोजोइक न्यूट्रिशन कहेंगे, परजीवी पोषण जिसे हम पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहेंगे, और मृतोपजीवी पोषण जिसे हम सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, अब एक एक करके हम इनको देखेंगे कि पूर्णभोजी पोषण क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले जो पूर्णभोजी पोषण है जिसे हम होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं, यह 2 शब्दों से मिलकर बना है। और किस भाषा के शब्द हैं ये, ग्रीक भाषा के। एक तो है आपका होलो और दूसरा है जोइक। अब जो होलो शब्द है इसका अर्थ होता है पूरा या पूरी तरह से, और जोइक का अर्थ होता है जंतु के जैसा। मतलब ऐसा पोषण जो पूरी तरह से जंतु के जैसा होगा वो क्या कहलाएगा, पूर्णभोजी पोषण होगा। ठीक है, अर्थात वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि के आधार पर करता है, पूर्णभोजी पोषण कहलाता है। इसी को प्राणी संपोषण भी कहते हैं। अब वैसे जीव जिनमें इस विधि के द्वारा पोषण होगा वो प्राणी संभोजी कहलाएंगे। इस प्रकार पोषण सामान्यतया जंतुओं का लक्षण है तथा इस प्रकार का जो पोषण है पूछ सकता है प्राणी संपोषण या फिर जो पूर्णभोजी पोषण है किसमें देखने को मिलता है। तो अमीबा, मेंढक, मनुष्य आदि में ये पोषण देखने को मिलता है। अब आपका जो प्राणी संभोजी पोषण है ये भी 4 प्रकार से होगा, तो ये आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेते हैं। ठीक है, बताइए पूर्णभोजी पोषण का कौन सा एक प्रकार नहीं है। तो पूर्णभोजी पोषण में 4 प्रकार कौन से होंगे। एक तो शाकाहारी, जो केवल शाकाहारी जिसमें हम कहते हैं आपके पेड़ पौधे आ गए जैसे। ठीक है, तो जो केवल शाकाहारी जो तत्व होंगे उनसे पोषण प्राप्त करेगा। फिर मांसाहारी होगा जो दोनों से प्राप्त करेगा पोषण। ठीक है, फिर सर्वाहारी और अपमार्जक, तो ये आपने EVS में पढ़ा होगा। तो यहाँ देखिए जो शाकाहारी है इस प्रकार के जंतु जो होते हैं, इस वर्ग में जो जंतु आते हैं वो केवल शाकाहारी जो जैसे पेड़ पौधे हो गए, ठीक है, उनके या अन्न भाग जो हो गए या उनसे जो हमें उत्पाद मिलते हैं उनसे अपना भोजन ग्रहण करता है, वो शाकाहारी की श्रेणी में आएगा। जैसे गाय हो गई, भैंस, घोड़ा, बकरी, हिरण, भेड़। यहाँ से पूछ सकता है कौन सा एक शाकाहारी नहीं है। ठीक है, फिर है मांसाहारी, तो ये आपको इंग्लिश वर्ड भी याद रखने हैं। हर्बीवोरस इसको कहेंगे, इसको कार्निवोरस। ठीक है, तो इस प्रकार के जीव जंतु जो है दूसरे जंतुओं का शिकार करते हैं और उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं या भोजन प्राप्त करते हैं। इसमें जैसे शेर आ गया तो दूसरे छोटे जो जीवधारी होते हैं उनको शिकार बनाकर खा जाता है, अर्थात ही मांसाहारी हो गया। बाघ हो गया, चीता, तेंदुआ, लोमड़ी, ये सब मांसाहारी होते हैं। नेक्स्ट है सर्वाहारी। सर्वाहारी का मतलब ऐसे इस वर्ग में ऐसे जीव जंतु आते होंगे जो आपके जो ऊपर हम 2 पढ़ चुके हैं, शाकाहारी से भी अपना पोषण प्राप्त कर लेते होंगे और मांसाहारी से, इसीलिए इनको सर्वाहारी कह देते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है मानव। मानव एक ऐसा प्राणी है जो दूसरे जीवधारियों को भी खा जाता है, जैसे मछली हो गई या अन्य चीज़ें हो गई। ठीक है, तो ये किसकी श्रेणी में आ गया, मांसाहारी। और पौधों से प्राप्त जो आपके उत्पाद होते हैं उनको भी ये खा जाता है।
तो ये सर्वाहारी कहलाते हैं। फिर होते हैं अपमार्जक स्कैवेंजर, तो ये क्या कहलाते हैं, एक चक्रण चलाते हैं, मतलब जैसे कोई सड़ी गली चीज़ आपकी ज़मीन पर पड़ी हुई है, कोई जीव जंतु मर जाता है तो उसको अन्य जीवधारी खा करके और उस जगह की सफाई कर देते हैं, तो इसे सफाई कर्ता कहा जाता है। इस समूह के अंतर्गत वैसे जंतु आते हैं जो मृत जंतुओं को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। दूसरे शब्दों में मृत जंतुओं को खाने वाले जीव ही अपमार्जक कहलाते हैं। अब ये जो पूरी प्रक्रिया होती है ये अपमार्जन कहलाएगी। जैसे इसमें सियार आ गया, लकड़बग्घा आ गया, गिद्ध, चील आदि अपमार्जक जो होते हैं ये मृत जंतुओं का भक्षण कर उन्हें सड़ने से बचाते हैं और वातावरण को ये शुद्ध भी रखते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है सीटेट में कि वातावरण को शुद्ध रखने में मददगार होते हैं। अब यदि ऑप्शन दे देगा आपको कि सर्वाहारी है, शाकाहारी है या मांसाहारी या अपमार्जक, तो याद रखिए ये अपमार्जक होते हैं। ठीक, तो ये तो हो गया आपका जंतु पोषण में 4 प्रकार का जो होता है प्राणी संपोषण। ठीक है, अब दूसरा होता परजीवी। परजीवी नाम से ही स्पष्ट है, मतलब दूसरे जीव जंतुओं पर भोजन के लिए आश्रित रहते हैं, जिसे हम पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो ये जो पारासाइट है ये शब्द 2 शब्दों से बना है, एक तो पारा और दूसरा साइटोस, और ये भी दोनों ग्रीक भाषा के शब्द हैं। तो पारा का अर्थ होता है पास या बगल वाला, ठीक है, और साइटोस का अर्थ है पोषण, मतलब अपने बगल वाले या दूसरे जीवधारियों से पोषण ग्रहण करना ही परजीवी पोषण होता है। अब इसमें देखिए आप, इसमें एक क्वेश्चन पूछ लेता है, इस प्रकार का भोजन ग्रहण करना परजीवी मतलब दूसरे जीवों से। ठीक है, अब जो जीव दूसरे जीव के शरीर पर जो पोषण प्राप्त करता है या दूसरे जीव से जो पोषण प्राप्त कर रहा होता वो क्या कहलाता, पोषी होता है पहले वाले के लिए। ठीक है, इस प्रकार का पोषण अनेक प्रकार के कवक, जीवाणु और कुछ पौधे जैसे अमरबेल, अमरबेल में मुख्य रूप से क्वेश्चन पूछता है किस प्रकार का पोषण होता है। तो अमरबेल एक ऐसा पादप है जिसमें परजीवी पोषण देखने को मिलता। कैसे परजीवी, तो अभी आपको बाद में बताएंगे जब हम आपके पोषण की विधियां पढ़ेंगे। ठीक है, और कई जंतु जैसे गोल कृमि हो गए, हुकवर्म हो गए, फीता कृमि, एंटमीबा, हिस्टोलिटिका, मलेरिया परजीवी, इन सभी में परजीवी पोषण देखने को मिलता है। अर्थात ये जितने भी आप जीवधारी देख रहे हैं ये दूसरे आपके जीवधारियों से पोषण प्राप्त करते हैं। तीसरा प्रकार मृतोपजीवी। मृतोपजीवी यानी सेप्रो, जो एक न्यूट्रिशन, ग्रीक शब्द सेप्रोस का अर्थ ही होता है अवशोषण। इस प्रकार के पोषण में जीव अमृत जंतुओं और पौधों के शरीर से अपना भोजन उनकी सतह में घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में अवशोषित करते हैं। वैसे जीव जो अपना भोजन मृतोपजीवी पोषण के द्वारा प्राप्त करते हैं वो मृत जीवी या सेप्रोफाइट होते हैं। अब जो हमने प्राणी संपोषण पढ़ा या जो जीवधारी हैं उनमें पोषण की कुछ विधियां होती हैं, कितने माध्यम से जो है पोषण को पूर्ण पाचन हो जाता है या जो अपचित भोजन होता है उसे बाहर निकालते हैं। तो ये सारी प्रोसेस होती है। तो इसके 5 चरण होते हैं जो आपको याद रखने हैं। और यहाँ पर ये जो हम पढ़ेंगे प्राणी सम यानी मानव में जो पोषण की यहाँ पर जो 5 स्टेज होती हैं वो आपको याद रखना है। इनका क्रम कभी कभी पूछ लेते हैं। तो जब हम पाचन तंत्र पढ़ेंगे मतलब मानव का जो संरचनात्मक संगठन है वहाँ इसको और अच्छे से पढ़ाएंगे आपको मानव में पाचन कैसे होता है। लेकिन अभी आपको ये याद रखना है क्योंकि ये पोषण के अंतर्गत आपकी चीज़ें आती हैं। तो मानव में जो पोषण के चरण हैं तो उसमें सबसे पहला होता है अंतःग्रहण। अंतःग्रहण का मतलब होता है भोजन को हाथ से उठाया और मुख के अंदर डाल दिया, मतलब भोजन को मुख में लेना क्या है, अंतःग्रहण कहलाता है। मुख में जैसे ही भोजन को लिया और प्रोसेस शुरू हो जाती है, ठीक है, लार मतलब मुख के अंदर क्या होगी, लार होगी। लार में जो एंजाइम होंगे वो आपके भोजन में मिल जाएंगे। दांत जो होंगे वो अपना कार्य करेंगे, मतलब भोजन को अच्छे तरीके से पीसेंगे। ठीक है, इसके अलावा फिर आपकी आहार नाल होगी, आहार नाल से भोजन जाएगा। तो जो आपका भोजन का पाचन है क्वेश्चन पूछ लेता है कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, तो मनुष्य के मुख से ही शुरू हो जाता है पाचन। और पूरा कहाँ होता है, तो छोटी आंत में भोजन का जो पाचन है वो पूर्ण रूप से पूरा हो जाता है। और फिर आपका भोजन बाद में बड़ी आंत में जाएगा और वहाँ से फिर क्या होगा, जो अपचित भोजन होगा वो मल द्वार के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। तो भोजन को मुख में लेना क्या कहलाता है, अंतःग्रहण। ये पहली अवस्था होती, पहला चरण होता है। फिर दूसरा होता है पाचन, मतलब जैसे ही भोजन मुख में गया और वहाँ पाचन स्टार्ट हो जाता है। मतलब हमने तो भोजन का बड़ा सा एक
निवाला लेते हैं और मुख के अंदर डालते, फिर वहाँ पर पिसता है और उसमें विभिन्न सारे एंजाइम्स अपनी क्रिया करते हैं, ठीक है। और छोटे छोटे पदार्थों में तोड़कर जो भोजन है वो आगे की ओर बढ़ जाता है। फिर होता है अवशोषण यानी एब्जॉर्बेशन होता है, तो कोशिकाओं द्वारा जो भोजन पच जाता है उसको भोजन अपने भीतर सोख लेता है, यह प्रक्रिया अवशोषण होती है। नेक्स्ट होता है स्वांगीकरण। अब स्वांगीकरण क्या होता है, तो स्वांगीकरण मतलब जो यहाँ से आपको ऊर्जा मिलेगी, जो जैसे यहाँ से कुछ ऊर्जा मिली तो वो बॉडी के अन्य पार्ट्स द्वारा उपयोग कर ली जाएगी और जो अनपचित भोजन होगा वो आगे की ओर पहुँचा दिया जाता है। और फिर होता है बहिष्करण। बहिष्करण मतलब जो अपचित भोजन है या जो अनपचा उत्सर्जी पदार्थ है वो विभिन्न उत्सर्जी अंगों के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये प्रक्रिया आप याद रखना, ठीक है। ये क्रम पूछ लेते हैं। अब देखिए पौधों में पोषण कैसे होता है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो ये तो हमने पढ़ लिया प्राणी संपोषण और आपका जो होता है परजीवी पोषण और मृतोपजीवी पोषण, ठीक है। और पोषण की जो चरण होते हैं, अवस्थाएं होती हैं, किस तरीके से मानव भोजन को ग्रहण करता है और बाहर निकालता है। अब देखिए पौधों में पोषण कैसे होता है, तो हमें यह समझना होगा कि पौधे भी जीवित होते हैं और सभी को पता है पौधे कैसे हैं, जीवित हैं। उनमें भी भोजन की आवश्यकता होती है और प्राणियों की तरह ही पौधों को भी अनेक प्रकार की गतिविधियां करनी होती हैं, तब जाकर के पोषण प्राप्त होता है। तो शरीर की वृद्धि, विकास, टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत और जैविक प्रक्रियाओं को संपन्न करने के लिए पौधों को भी किसकी ज़रूरत होती है, ऊर्जा की। और पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। एक कैसे संभव होता है, तो आपने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पढ़ी होगी, वहाँ पर ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं आपको, ठीक है। तो इसका अर्थ हुआ कि पौधे कैसे हैं, जीवित हैं, उन्हें भोजन की आवश्यकता है। अब हम देखेंगे और जानेंगे कि पौधों में पोषण किस प्रकार से होता है। तो पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। तो हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। स्वपोषी का मतलब स्व मतलब सेल्फ, सेल्फ यानी स्वयं का भोजन, और पोषी मतलब बनाना, अपना भोजन स्वयं बनाना। तो पौधे ऐसे हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की सहायता से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पौधे जो हैं उनमें जो हरे भाग होते हैं, जो पत्तियाँ कहलाती हैं, इसमें कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो उनमें भोजन बनाने में मदद करते हैं। पौधों में भोजन का निर्माण प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा होता है। पौधों में भोजन का उत्पादन या संश्लेषण हरी जो पत्तियां होती हैं, ग्रीन लीव्स के माध्यम से होता है। इसीलिए पौधों की पत्तियों को भोजन का उत्पादन या कारखाना या खाद्य कारखाना, फूड फैक्ट्रीज कहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। अब प्रकाश संश्लेषण में उपयोग होने वाले पदार्थ पूछ लेते हैं। कच्चे पदार्थ के रूप में क्या क्या इस्तेमाल होता है, तो देखिए क्लोरोफिल वर्णक, यह पौधों की पत्तियों में उपस्थित होता है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड जिसे CO2 कहेंगे, वायुमंडल की वायु में उपस्थित होती है। जल और खनिज मिट्टी में मौजूद होते हैं, यह पौधों की जड़ों के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। और सूर्य का प्रकाश। तो ये आपके जो हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया में इतने जो कारक हैं वो जिम्मेदार होते हैं, इनके माध्यम से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। अब थोड़ा देखते हैं प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस क्या होता है। तो हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करके भोजन का निर्माण करते हैं, और यही सारी प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपकी फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। इस प्रक्रिया में मुख्यतः क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, जो एक कार्बोहाइड्रेट या शर्करा होती है, और इससे ऑक्सीजन मुक्त होता है। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जल है, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु होंगे, जल के 12 अणु होंगे, और सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में एक क्या होंगे, कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन और जल यहाँ पर आप देख रहे हैं। इस प्रकार से आपको डेरिवेशन याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर ये फार्मूला कहेंगे इसको, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसमें बाहर क्या क्या निकलता है, जल और ऑक्सीजन, ठीक। यह कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज जो बनता है यहाँ पर वास्तव में मंड या स्टार्च में परिवर्तित हो जाता है। अब पौधों में पोषण के प्रकार पढ़ेंगे। अभी हमने क्या पढ़ा, जंतुओं में जो पोषण होता है उसकी विधियाँ पढ़ी थी। अब पौधों में पोषण किस प्रकार से होगा, एक तो स्वपोषी पोषण, मतलब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाएगा वो स्वपोषी। इसमें आपके हरे पेड़ पौधे आ जाएंगे, इसके अलावा कुछ जीवाणु भी आ जाते हैं इसमें, ठीक है। इसके बाद परपोषी या विषमपोषी पोषण, अर्थात परपोषी या विषमपोषी पोषण, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इसको कहेंगे। फिर परजीवी पोषण दूसरे जीवधारियों से प्राप्त करेगा, मृतजीवी और फिर सहजीवी। तो ये 5 प्रकार होते हैं पौधों में पोषण के। तो एक एक करके देखिए। सबसे पहले है स्वपोषण या स्वपोषी जिसे हम कहेंगे। तो पोषण की वह विधि जिसमें सजीव या जो प्राणी रहेगा
ये दोनों के लिए रहेगा, ठीक है, पौधों के लिए भी जंतुओं के लिए भी, क्योंकि हम अभी पढ़ के आए हैं ऊपर। तो भोजन स्वयं बनाएंगे, उसमें आपको क्या कहेंगे, जो अपना भोजन स्वयं बनाएंगे स्वपोषी कहेंगे, ठीक है। अब जो स्वपोषी होते हैं इसमें अपना भोजन जब स्वयं बनाते हैं तो इसके उदाहरण पूछ लेते हैं। तो शैवाल हो गया, इनमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है, ये भी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किसके अलावा, हरे पेड़ पौधों के अलावा, ठीक। नेक्स्ट हो गया परपोषी या विषमपोषी पोषण। तो परपोषी या विषमपोषी पोषण क्या होता है, पोषण की वह विधि जिसमें प्राणी या पौधे अपना भोजन स्वयं तो नहीं बनाते और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अन्य पौधे या अन्य जंतुओं पर निर्भर रहते हैं, ऐसे पोषण को परपोषी या विषमपोषी, पर का मतलब दूसरे और पोषण मतलब दूसरों पर निर्भर है, किसके लिए, भोजन के लिए, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ऐसे जीव जो परपोषी विधि के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, अर्थात ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए पौधे या अन्य जीवों पर निर्भर होते, परपोषी होते, इसमें सभी जीव जंतु आ जाते हैं, ठीक है। अब क्या पौधे भी परपोषी या विषमपोषी होते हैं, एक क्वेश्चन बनता है। तो सामान्यतः पौधे तो कैसे हैं, स्वपोषी हैं, लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। तो फिर जब क्लोरोफिल नहीं होगा तो ऐसे पौधे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे, तो वे अपने भोजन के लिए अन्य पौधों द्वारा बनाए गए भोजन पर निर्भर रहते, इसीलिए पौधों को मतलब जो अपना भोजन नहीं बना पाते उनको विषमपोषी पौधे कह देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर विषमपोषी या परपोषी पौधे, इसमें सबसे अच्छा उदाहरण है अमरबेल का, ठीक है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं होता और ये अपना भोजन नहीं बना पाता, इस कारण से इसको क्या कह देते हैं, परजीवी या विषमपोषी पौधा कहते हैं, और ये अपना भोजन नहीं बना पाता है और यह जिस पौधे पर लिपटा हुआ होता है उसी से अपना भोजन ग्रहण करता है। नेक्स्ट है परजीवी पोषण, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पोषण का वह तरीका जिसमें प्राणी अपना भोजन स्वयं ना बनाकर किसी अन्य जीवित प्राणी के शरीर से भोजन प्राप्त करेगा, ठीक है, परजीवी जीवित प्राणी से प्राप्त करेगा, वो परजीवी होगा, और इस विधि से पोषण जो प्राप्त करता है वो परजीवी पोषण कहलाता है। इसमें अमरबेल, रेफ्लिसिया, मिसलोटा आदि आ जाते हैं। फिर मृत जीवी अर्थात मरे सड़े गले पदार्थों पर आश्रित रहेगा भोजन के लिए, इसमें आपका फफूंद आ गया, कुकरमुत्ता, मशरूम और कवक आ जाते हैं, ठीक है। फिर है आपका सहजीवी पोषण, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। तो सहजीवी पोषण मतलब जिसमें दो जीव जंतु होंगे तो दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाएंगे, वो सहजीवी होता है, ठीक है। सहजीवी संबंध में देखिए इसका सबसे अच्छा उदाहरण अभी आपको बताएंगे। यह एक विशेष प्रकार का संबंध है, अलग अलग प्रकार के दो जीव एक दूसरे की मदद करते हैं, साथ रहते हैं, एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। सहजीवी में आपका सबसे अच्छा उदाहरण होता है लाइकेन का, क्या होता है, लाइकेन का, और ये किस किस का संबंध माना जाता है, तो शैवाल का और कवक का, ठीक है। शैवाल के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, तो ये क्लोरोफिल की मदद से क्या बनाता है, भोजन बनाता है, और जो कवक होता है यह इसको वातावरण या स्थान प्रदान करता है, तो एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, तो लाइकेन इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, ठीक है। फिर ज़्यादातर वृक्षों के तनों पर या पुरानी और नमी युक्त दीवारों पर लाइकेन उगते हुए पाए जाते हैं, तो ये भी याद रखना है। लगभग सभी शैवालों में पर्णहरित यानी क्लोरोफिल होता है, जबकि कवकों में क्लोरोफिल नहीं होता है। ये कवक शैवाल के लिए रहने के लिए स्थान और आवास देंगे, और जो आपके शैवाल होंगे वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाएंगे, इसलिए एक दूसरे को ये लाभ देते हैं, इस कारण इनके संबंध को सहजीवी संबंध कहते हैं, ठीक है। अब जो एग्जाम्पल है दूसरा, फलीदार पौधे और राइजोबियम नामक जीवाणु, इनमें भी सहजीवी संबंध होता है। कुछ जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में सहायक होते हैं, ये जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थ के रूप में बदल देते हैं, राइजोबियम ऐसा ही जीवाणु है। अब राइजोबियम के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो यह एक प्रकार का ऐसा जीवाणु है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थ, क्योंकि जो पौधे होते वो डायरेक्ट जो वायुमंडल में नाइट्रोजन उसे ग्रहण नहीं कर पाते, नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं, ठीक है। तथा दलहनी पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन के यौगिक के रूप में आपूर्ति होती है। ये जीवाणु दलहनी पौधों जैसे चना, अरहर हो गया, मसूर हो गया, मटर, मूंग, सेम आदि इनकी जड़ों की गांठों में होता है और नाइट्रोजन की आपूर्ति करता है। तो ये राइजोबियम जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, याद रखिए। इस नाइट्रोजन संश्लेषण के बदले में फलीदार पौधे द्वारा राइजोबियम जीवाणु को आवास और खाद्य पदार्थ प्रदान किया जाता है। फिर इस प्रकार दोनों जीवों अर्थात फलीदार पौधे और जो राइजोबियम है एक दूसरे में सहजीवी संबंध स्थापित करते हैं और एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं।
तो इस सहजीवी संबंध के बारे में आपको यहाँ पर बताया, ठीक है, कि किस तरीके से सहजीवी संबंध होता है, मतलब दो जीवधारी होंगे जो अलग अलग होंगे लेकिन एक दूसरे को लाभ पहुँचा रहे होंगे। फिर आता है आपका एक कीटभक्षी पौधा। तो ये पौधे कुछ जो कीटभक्षी पौधे होते हैं जिन्हें हम शिकारी पौधे कहते हैं, मतलब जो चालाकी से पेड़ पौधों का शिकार करते हैं, जीव जंतुओं का शिकार कर लेते हैं। तो ऐसे पौधे जो कीटों को अपना भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, कीटभक्षी। अब एक क्वेश्चन पूछता है, बताइए कौन सा एक शिकारी पौधा नहीं है? तो याद रखना घटपर्णी, इसी को नेपेंथीस कहते हैं, ये घटपर्णी पौधा है। इसके बाद इसी को कलश पादप, मतलब घड़े के जैसा आकार होता, कलश जैसा। फिर एक होता बीनस फ्लाई ट्रैप, ड्रोसेरा, ब्लेडवर्ड आदि कीटभक्षी पौधे हैं और ये इंपॉर्टेंट है सीटेट के लिए, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। फिर कीटभक्षी पौधों में क्लोरोफिल उपस्थित रहता है, वे प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाएंगे, लेकिन वो कीटों का भक्षण कर अपना भोजन नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए करते हैं। और ज़्यादातर कीटभक्षी जो पौधे हैं वो नाइट्रोजन की जहाँ पर कमी होती है ऐसी जगहों पर पाए जाते हैं जहाँ मिट्टी में नाइट्रोजन अनुपस्थित या बहुत ही कम होगा। अब जो घटपर्णी पौधा है देख लेते हैं इसके बारे में। यह एक विचित्र सा पौधा होता, घड़े के आकार का होता, कलश जैसा होता है, ठीक है। अब ये क्या करता है, तो चालाकी से छोटे छोटे क्वेश्चन बनता है घटपर्णी पौधे के बारे में, असत्य कथन बताइए। तो ये सारे कथन आपको याद रखने हैं। तो यह चालाकी से किस किस को खाता है, फंसा करके छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को, सूक्ष्म जीवों को, छोटे छोटे मेंढकों को और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। एक विशेष प्रकार की सुगंध निकालता है। तो एक ऑप्शन बनाकर देता है कि घटपर्णी पौधा जो है एक तारत्व की ध्वनि निकालता है जिससे जीव उसमें फंसते हैं, जो कि गलत होता। ध्वनि नहीं निकालता बल्कि एक सुगंध निकालता है और इसके माध्यम से जो जीव हैं वो इसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं और फंस जाते हैं इसके अंदर। यह भारत में कहाँ पाया जाता है, तो भारत के एकमात्र राज्य मेघालय में पाया जाता है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में देखने को मिलता है। यह पौधा कीटों को अपना भोजन बनाता है, कीटभक्षी पौधा है। संरचना घड़े और ढक्कन जैसी होती है। अब देखिए जीव जंतुओं में पोषण, यहाँ ये आपको समझना है थोड़ा सा। यदि आप इतना समझ गए तो सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। तो जीव जंतुओं में दो प्रकार का पोषण होता है, एक तो परपोषी यानी ऑटोट्रॉफिक, एक विषमपोषी, ठीक है। तो जो विषमपोषी होता है इसमें आपको चार संबंध पढ़ने हैं, ठीक है। कौन कौन से चार संबंध हैं? एक तो सहजीवी संबंध, मतलब इसमें दो जीवधारी होंगे और दोनों ही एक दूसरे को लाभ पहुंचाएंगे, ठीक है। इसने इसको लाभ दिया और ये बदले में इसको भी लाभ देगा। जैसे हमने अभी पढ़ा क्या, सहजीवी संबंध में लाइकेन पढ़ा, ठीक है, जो कि कवक और शैवाल का संबंध होता है, सहजीवी होता है, एक दूसरे को क्या पहुंचाते, लाभ। तो ये सहजीवी हो गया। फिर सहभोजी, सहभोजी क्या होता है, इसमें दो जीवधारी होंगे तो एक तो इसको लाभ देगा और जो दूसरा वाला होगा ये पहले वाले को ना तो लाभ देगा ना ही हानि पहुंचाएगा, ठीक है, मतलब ये सहभोजी होगा। फिर आपका होता है परजीवी संबंध। परजीवी में क्या होता है, ये दो जीवधारी होंगे तो एक तो जो है पहला वाला दूसरे को लाभ दे रहा है लेकिन ये बदले में लाभ ना दे करके दूसरा वाला क्या करता है, इसको हानि पहुंचाता है, ये परजीवी संबंध होता है। और मृतोपजीवी में तो आपका जो है एक दूसरे को लाभ देगा और दूसरा तो मरा पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये चार संबंध पढ़ने हैं। तो अभी आपको बता दिया कि जो सहजीवी एक दूसरे को लाभ पहुंचाएंगे, इसके उदाहरण बस आपको याद रखने हैं। लाइकेन, राइजोबियम जीवाणु हो गया। फिर सहभोजी का उदाहरण क्या है, तो भैंस और जो बगुला होता है उसमें सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है सहभोजी का, ठीक है। इनमें सहभोजी संबंध होता है, ठीक है। अब जो भैंस होती है, भैंस के ऊपर क्या बैठता है, आपका बगुला बैठा हुआ है और बगुला जो होता है वो क्या करता है, भैंस के जो शरीर पर कीड़े मकोड़े होते हैं उनको खा जाता है, लेकिन बदले में भैंस क्या करती है, इसको क्या करती है, हानि नहीं पहुंचाती है, ठीक है। फिर परजीवी में क्या होगा, तो परजीवी का उदाहरण हो गया अमरबेल, जोंक और जूं। अब अमरबेल जो है मान के चलिए एक ये पौधा है, ठीक है, इसके ऊपर ये अमरबेल छाई हुई है। तो अमरबेल जिस पौधे पर है उससे क्या कर रही है, उसी पौधे से पोषण प्राप्त कर रही है और बदले में क्या करती है, इसका जो जितना भी पोषक तत्व है इस पौधे से अमरबेल ग्रहण कर लेगी और इसको बदले में हानि पहुँचाएगी, मतलब ये पौधा सूख जाता है, ठीक है। तो ये बदले में क्या कर दिया, इसको लाभ के बदले हानि पहुंचा देता है। फिर जो जूं है या जोंक है, जैसे जूं है, ठीक है, तो हमारे बालों के अंदर क्या होते हैं, जूं होते हैं। तो ये क्या करते हैं, जूं हमारे शरीर से तो रक्त ग्रहण कर रहे हैं और बदले में क्या करते हैं, हमें हानि भी काट लेते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रकार से क्या होता है, परजीवी संबंध। फिर मृतोपजीवी में मतलब जो जीव जंतु मृत अवशेषों से अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं, इसमें आपका गिद्ध आ गया, चील आ गया, बाज आ गया, कौवे हो गए, ठीक है। तो ये हो गई पोषण की विधियाँ, आपके पौधों में किस तरीके से पोषण होता है और प्राणियों में किस तरीके से होता है। अब हम पढ़ेंगे पोषण के घटक। पोषण के घटक में या पोषण की अवयव कहेंगे, जिसमें हमें
कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण। इसके अलावा अन्य जो होते हैं जैसे जल हो गया और आपके रुक्षांश हो गए, ये हमें पढ़ना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसी को हम देखेंगे। आप कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइए कि क्लास कैसी लगी, और यदि क्लास में आपको कुछ भी डाउट बन रहा है तो आप कमेंट्स के माध्यम से वो भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और क्या आप एक क्लासेस कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।